द्वारा संचालित सभी के लिए वैदिक कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को क्रमबद्ध रूप से विभिन्न विषयों पर तत्त विषयक विद्वानों के द्वारा कक्षा में व्याख्यान हुआ करता है। आज सिद्धांत ज्योतिष पर आचार्य श्री गोविंद शर्मा जी, जिनका अध्ययन तिरुपति के वैदिक विश्वविद्यालय में हुआ है, आप ज्योतिष शास्त्र और अन्य भारतीय प्राच्य विद्याओं के निष्णात पंडित हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि ज्योतिष का वो सिद्धांत पक्ष, जिसके आधार पर ज्योतिष और खगोलीय व्यवस्था, क्योंकि ज्योतिष वेदांग है और वेदांग जो है दृष्टि है, ज्योतिषम ऐनम चक्षु, उस दृष्टि पर जो वेदांग ज्योतिष किस प्रकार हमारी दृष्टि को पुष्ट करती है और किस प्रकार हम देखकर हमें देखने का जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। और वेद भगवान वेद पुरुष का के स्वरूप का जो चक्षु है वो ज्योतिष शास्त्र है। और उससे ज्योतिष शास्त्र पर विद्वान वक्ता पंडित गोविंद शर्मा जी हमें संबोधित करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी विद्वानों को सुनकर हम अपने ज्ञान वर्धन को और ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ भी यदि हमें कोई शंका हो तो उसके निवारण के लिए भी हमारे आचार्य श्री यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक, बहुत सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस कक्षा में व्याख्यान से आप व्यक्त करें। धन्यवाद। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारभूते ब्रह्मणे नमः। सम्मान्य बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम सभी के लिए वेद की कक्षाओं के तहत एक सामान्य विषय, जैसा कि आप जानते हैं, चारों वेदों में हमारी सृष्टि का पूरा विधान समाहित है और वेद हमारे लिए एक श्वास की भांति विराजमान हैं। उन्हीं के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वेदांगों की व्यवस्था की गई है। तो उसमें हम वेदांग ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष को एक चक्षु, आंख का स्थान प्राप्त है वेदांगों में। और इसकी सृष्टि से लेकर इष्ट दिन पर्यंत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, उस सभी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसी के अंतर्गत हम आज एक सामान्य विषय को लेकर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हम अच्छा है, उसी के अनुसार हम विषय रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हमारे भारत देश में या कहीं भी इस प्रपंच में हम दृष्टि डालें तो ग्रहों का प्रभाव सभी जगह प्रशंसनीय है और चर्चित भी रहता है। हम सभी चर्चा भी करते रहते हैं। तो ग्रह नक्षत्राणाम गति अवबोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम,
जैसा आप सभी जानते हैं। और इस शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्कंद त्रयात्मकम ज्योतिषशास्त्रम। तो वह 3 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, होरा, गणित। तो उसी के अंतर्गत इसमें इसके ज्योतिष के 6 अंग भी हैं। जातक, गोल, गणित, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्त। हाँ, ज्योतिष शास्त्र के 6 अंग हैं। तो कौन कौन से हैं? जातक, गोल, गणित, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्त। तो देखिए, हम गणित की बात करें तो एक सिद्धांत पक्ष है जो सृष्टि से लेकर इष्ट दिन पर्यंतम आज तक जो भी ग्रह गतियों की गणना होती है उसका हम आकलन सिद्धांत पक्ष से कर सकते हैं। या दैनिक व्यवहार भी हम ले लें तो बिना सिद्धांत पक्ष के, बिना गणित के हमारा दैनिक व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता है। हम अभी प्रतिदिन आकलन कर सकते हैं और उसके अनुसार फलादेश निर्णय भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जातक है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र के अंदर हमारे शरीर पर आयु विचार या कुछ और घटनाएं घटित होती हैं, हमारे इस भौतिक शरीर पर उनका आकलन किया जाता है। ऐसे ही है मुहूर्त। वैदिक यज्ञ से लेकर हमारे संस्कार 16 संस्कारों के जो मुहूर्त हैं वो भी मुहूर्त के अंतर्गत होता है। और उसी के अंतर्गत है गोल। गोल है ग्रह गतियों का गोचर का। अभी ग्रह कहाँ पर उपस्थित हैं, वो किसके द्वारा हम आकलन करते हैं? गोल के द्वारा करते हैं। गोल गोल गोल। कृष्ण, हम किसी जातक को जिसका उसे दिनांक, जन्म समय या कुछ भी पता नहीं है या भूल जाते हैं, तो उसके अनुसार या कोई प्रश्न को लेकर कोई नष्ट जातक हो या कोई वस्तुएं हमारी खो जाती हैं, किसी की विचार करते हैं, तो वो प्रश्न के द्वारा भी किया जाता है। तो ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे ही है निमित्त। तो निमित्त क्या है? इसमें संपूर्ण हमारा संहिता शास्त्र समाहित है। निमित्त के अंदर इसमें ग्रहों के परिहार दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत सभी आ जाता है कि अभी ग्रहों की क्या गति है, ग्रह युद्ध कैसे होता है, ग्रह गोचर कैसा है, और वास्तुशास्त्र वगैरह सभी इसके अंदर समाहित है निमित्त के अंदर। तो इसी निमित्त के अंदर आज हम सामान्य रूप से अगर बात करें, वास्तुशास्त्र के हमारे कितने ग्रह हैं? नवग्रह हैं। तो नवग्रहों की अपनी 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 दिशाएं भी होती हैं। एक मिनट लाता हूँ मैं अंदर से। रहने दीजिए। तो देखिए, हम सामान्य विषय की ओर आते हैं। तो ग्रह होते हैं, प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी दिशा है। जैसे सूर्य ग्रह है तो सूर्य की पूर्व दिशा है, और इसके देवता की बात करें तो इंद्र पूर्व दिशा के देवता हैं।
ऐसे ही हम क्रमशः चलेंगे। आग्नेय दिशा की बात करें तो आग्नेय दिशा के स्वामी शुक्र हैं और अग्नि देवता इसके स्वामी हैं। अग्रिम दक्षिण दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्वामी मंगल हैं और यमदेव इसके स्वामी हैं। नैऋत्य दिशा के स्वामी राहु केतु हैं और इसके स्वामी राक्षस गण हैं। वहीं पश्चिम दिशा के स्वामी शनि हैं और इसके स्वामी वरुण देव हैं। वहीं वायव्य दिशा के हमारे अधिपति चंद्र हैं और वायुदेव इसके देवता हैं। ऐसे ही उत्तर दिशा के स्वामी बुध हैं और धन के स्वामी कुबेर इसके देवता हैं। अभी अंतिम दिशा है ईशान कोण के स्वामी बृहस्पति और इसके देवता भगवान शिव हैं। तो इसी के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड के ऊपर इन ग्रहों का किस दिशा में क्या गोचर है, क्या प्रभाव है और कहाँ क्या उस दिन का इष्टकाल है, ये सभी परिवर्तन होता रहता है। अयनांश हो या इष्टकाल हो, तो इसके परिवर्तन के साथ साथ भी हमारे ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम सामान्य सी बात करें तो इन ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस सृष्टि से पर। तो देखिए कैसे, हम मान लीजिए हम सभी अपने लिए एक गृह भवन का निर्माण करते हैं। किसके लिए? अपनी सुख समृद्धि के लिए, कि जिससे हम प्रसन्नता पूर्वक अपने दैनिक कर्म को करते हुए भी अपनी सभी तरह से उन्नति को प्राप्त हो, हमारी चहुमुखी उन्नति हो, यही हम सबकी कामना रहती है। तो इस कामना के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए बहुत ही गवेषणा करके एक समृद्ध भंडार वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दिया है। तो वही हमारा ज्योतिष शास्त्र है। अगर आपके पास आपका कुंडली है, समय है, दिनांक है, तो उसके अनुसार आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। वही अगर नहीं है तो अगर हम देखें तो वही आप वास्तुशास्त्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के द्वारा भी आपके जिसका कुंडली 12 भावों का वर्णन करती है, इसी प्रकार आपका घर भी आपके ऊपर प्रभाव प्रदर्शित करता है। वह कैसे? तो देखिए, हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, जिस घर में, जिस भवन में, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान का, तो वह सभी इष्ट काल का ही और इष्ट स्थान का ही महत्वपूर्ण स्थान है उसमें। तो कैसे कि
हम देखेंगे पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य क्या है, सुबह हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है और उससे हमें पूरा दिन, संपूर्ण दिन हमारा खुशहाली के साथ, ऊर्जा के साथ व्यतीत होता है। लेकिन आजकल हम क्या है, सूर्य का ऊर्जा अगर हमें लेना है तो हमें क्या उसके अनुसार अपना दैनिक दिनचर्या भी रखनी पड़ेगी। अगर हम 9 बजे उठकर अपना दिनचर्या को प्रारंभ करें तो शायद ही आप जानते हैं कि ये सूर्य का प्रभाव आप तक पहुंचने में दुष्कर हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही अपना दैनिक दिनचर्या बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर पर थोड़ा प्रभाव उसमें अवश्य आएगा, तो उसके अनुसार आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में वो घर के प्रभाव के लिए ही वास्तुशास्त्र का ऋषि मुनियों ने संयोजन किया था, क्योंकि उनको तो पता था कि कैसा समय आने वाला है और क्या प्रभाव रहेगा, तो उसी के अनुसार उन्होंने किया था। तो हम देखिए ईशान कोण से ही हम लेकर चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बृहस्पति इसके स्वामी हैं और इस स्थान में मंदिर, देवालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इस स्थान में हम देवालय न बनाकर हम सोचें कि कोई रसोई बना दें या कोई रूम बना दें, तो इससे हमारी जगह बच जाएगी, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका पूरब में खुला हो या उत्तर में खुला हो, तो अच्छे से हम क्या है खिड़कियां लगा देंगे, रोशनदान लगा देंगे, हो सकता है आपको वह ऊर्जा मिले, लेकिन वह ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन उसका प्रभाव क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। क्या रहेगा, मान लीजिए जैसे आपने ईशान में क्या बना दिया, रसोई बना दी, तो क्या है आपके घर में पैसे की कभी उन्नति नहीं होगी, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आएगा जरूर, लेकिन अपना रास्ता बनाता रहेगा। तरह तरह की बीमारियां आएंगी और पैसा जाता रहेगा। उसी प्रकार मान लीजिए आपने कोई कमरा बना दिया कि यहाँ पर अच्छा सा कमरा मिल जाएगा, वेंटिलेशन भी है, खिड़कियां भी है, रोशनदान भी है, तो वहां पर मान लीजिए आजकल है, बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो हम छोटे बच्चों का कमरा ईशान कोण में बना देते हैं। अरे ठीक है, आप छोटे बच्चों का कमरा बना देंगे, लेकिन उन बच्चों की उन्नति भी तो होना है, आगे का चाल के उनका शादी वगैरह भी तो करना है। तो अगर मान लीजिए उन बच्चों के लिए आपने अनमैरिड बच्चों के लिए कमरा ईशान कोण में बना दिया, तो क्या है, बच्चों का शादी और विवाह के लिए समस्या पर समस्या आएगी और दुर्घटनाएं रहेंगी, एक्सीडेंट वगैरह होते रहेंगे। ये आपका प्रभाव तो आया, लेकिन वो प्रभाव कहाँ रहा, नेगेटिव हुआ। इसलिए ईशान कोण में जो ऋषि मुनियों ने निर्दिष्ट किया है कि हमें क्या बनाना चाहिए, मंदिर, देवालय। पूर्वस्याम श्री ग्रह प्रोक्तम आग्नेयस्याम स्यात् महानसम, तो उसी के अनुसार हमें भवन निर्माण करना चाहिए। तो अगर स्त्री का स्थान है तो स्त्री के लिए ही वह समाहित है। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा लेना चाहते हैं तो ऐसे ही हम पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में हम क्या है, स्नान गृह बना सकते हैं। उसका एक रोचक तथ्य है कि सूर्य हमें जो ऊर्जा देता है वो हमारी हस्ती का कारक है। तो उससे क्या है, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें जो कैल्शियम प्राप्त होता है ना, भोजन से तो प्राप्त होता ही है,
सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से होता है। और जो एक प्रभाव यही है कि वहां घर है तो पूर्व दिशा में स्नान का क्या फर्क है, क्या फर्क पड़ता है? शरीर में थोड़ी है, वो तो स्नान ग्रह पे ऐसे कोई बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं, पड़ने वाला है, क्योंकि आपका शुरुआत हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? वहीं से होता है। नित्य कर्म प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? वहीं से, बाथरूम से शुरू होती है। तो वह एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो और इंद्रदेव इसके लिए हमें क्या है? हमारे अंदर जो आलस्य समाहित होता है उस आलस्य का निराकरण करते हैं। उसी प्रकार आगम्य श्याम स्यात् महानसम, हमें किचन का निर्माण भी कहाँ पर करना चाहिए? आग्नेय दिशा में करना चाहिए। अग्नि देवता वह के स्वामी हैं और अग्नि तत्व का कारक है अग्निदेव। वहीं सूर्य भी अग्नि के कारक हैं, तो सूर्य भी लाइट देते हैं। तो जो हम भोजन बनाते हैं, रखते हैं, जो सामग्री रखते हैं, वह उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सूर्य की एनर्जी का। और इससे जो हम आहार लेते हैं उसमें हमें बलपूर्वक दिखाई भी प्रतीत होता है। इसलिए आग्नेय दिशा में, आग्नेय दिशा में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि रूम वगैरह का निर्माण न कर, हमें रसोई का स्थान है तो उसे उसी के लिए ही समाहित करना चाहिए। इसी प्रकार हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं। शयनम दक्षिणस्याम, शयन कहाँ के लिए करना चाहिए? दक्षिण दिशा की शयन घर बना सकते हैं, कमरा बना सकते हैं, बेडरूम। तो इसके बेडरूम के लिए कई विधान हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों ने विशेष पर शयनम दक्षिणस्याम क्यों बोला है? इसका कारण है, मान लीजिए ऋषि मुनि आज की स्थिति को, उस समय आज की स्थिति का वर्णन करके ये बताए हैं। उसका भी अलग विधान उन्होंने बताया है, लेकिन आज की स्थिति के एक दिन स्थान की बहुत कमी रहेगी, जगह मिलना मुश्किल रहेगा। इसी का वर्णन करते हुए उन्होंने किया है कि जो सामूहिक दक्षिण हमारा जो भवन होता है, क्या बेडरूम होता है, शयन कक्ष होता है, वो दक्षिण दिशा में उचित रहेगा। मतलब 2-3 लोग या परिवार के सदस्य हम एक साथ सोना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से उचित दक्षिण दिशा में सही रहेगा। और अगर हम उसी के तरह उन्होंने अलग विधान भी बताया कि ग्रह के मुखिया के लिए नैऋत्य दिशा, जो ग्रह स्वामी होता है, ऑनर होता है जो ग्रह का घर का, उसके लिए नैऋत्य दिशा कैसी है? बहुत ही श्रेष्ठ दिशा बताया है। उसी प्रकार हमारे घर में हमारे बच्चों की शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए उन्होंने उसके लिए विधान बताया है कि वायव्य से लेके उत्तर दिशा के मध्य में हमें विधान करना चाहिए। जो युवा लोग हैं उनका शादी हो चुका है उनके लिए। अगर छोटे बच्चों के लिए, मान लीजिए हम सोचते हैं कई बार कि हमारी बच्चों का शादी नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या हो रही है, तो उसके लिए शयन कक्ष के लिए भी ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है। उसके लिए हमारा है ईशान कोण से लेकर और उत्तर के मध्य में। ईशान कोण में तो आ गया ईश ग्रह मंदिर आ गया, तो उससे लेकर उत्तर के ग्रह में हम जहाँ औषधि कक्ष होता है, उस औषधि कक्ष के स्थान पर हम क्या बना सकते हैं? जो हमारे अविवाहित बच्चे होते हैं उनके लिए कोई समस्या आ रही है,
शादी विवाह में वहां पर औषधि कक्ष के स्थान पर उनका अगर बेडरूम बनाएंगे तो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी का एक मतलब कई उन्होंने बेडरूम के लिए कई स्थान बता दिए, लेकिन मुख्य स्थान उन्होंने क्यों रखा दक्षिण दिशा शयनम दक्षिणस्याम के दक्षिण दिशा में, मतलब अगर सामूहिक रूप से आप आराम करना चाहते हैं तो दक्षिण श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे ही इस जो उन्होंने विधान किया उसका प्रभाव आप अपने शरीर पर कैसे देख सकते हैं, प्रतिदिन देख सकते हैं। दक्षिण बच गया, हाँ, नहीं बताऊंगा। तो प्रतिदिन, अभी तो कई बचा है, प्रतिदिन देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं? अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार ही देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ईशान में आप कुछ रसोई बनाएंगे तो अपव्यय होगा, दुर्घटना वगैरह ऐसी समस्याएं आएंगी। उसी प्रकार से आपके लिए पूरब दिशा में मानसिक वेदना सताती रहेगी अगर ऐसा कुछ गलत स्थान आप निर्मित किए हैं तो। उसी प्रकार आग्नेय दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी आपका गलत स्थान पर कोई रूम, कमरा या कुछ स्थान आप गलत निर्मित किए हैं तो क्या है, क्या समस्या रहेगी? उसके लिए आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में, घर में, सभी जगह हमारा अपमान ही हो रहा है, बीमारी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, पेट जैसी समस्या आ रही है। तो ये सब क्या है? दक्षिण दिशा का खेल है। और उसे आप प्रतीत भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली एक्यूरेट आपका जो कुंडली है उसके अनुसार भी मिलान कर लीजिएगा, वो एक ही है, अलग नहीं है। आप रिजल्ट दोनों का, आपके घर का और आपकी कुंडली का एक ही आएगा। बशर्त है उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, दोनों का आकलन करना पड़ेगा कि इसमें क्या कारण है। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें आप देखिए प्रैक्टिकली कि क्या ये सही है, तो आपको प्रतीत हो जाएगा। तो देखिए, आग्नेयस्याम स्यात् महानसम शयनम दक्षिणस्याम, तो शयन के लिए दक्षिण हो गया और नैऋत्य के लिए होगा आयुधाश्रयन। तो आयुध के लिए अगर नैऋत्य में कोई आयुध, मतलब हमें कोई शस्त्र वगैरह रखने के लिए घर में तो इतना जरूरत नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने विधान बताया, लेकिन फिर भी कुछ जरूरत पड़े तो वहाँ बना सकते हैं। नहीं तो एक ग्रह के मुखिया का रूम आ गया, क्योंकि मुखिया ही क्या है, एक शस्त्र है। मुखिया क्या है, पूरी घर की कमान अपने हाथ में रखता है, तो वही एक क्या है, एक सभी तरह से रक्षक है, घर का स्वामी। तो उसी में समाहित हो जाएगा। और चाहे तो वो फिर अपने ऊपर है, आप जो रख सकते हैं वो उसके गृह स्वामी अगर चाहे तो कुछ भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रख सकता है। और दक्षिण दिशा में हमारा किसका है? हमारे लिए दक्षिण दिशा के लिए व्यवस्था की है कि हमारा शौचालय होना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि सबसे बड़ा कारक क्या है हमारे लिए? दुष्परिणाम क्यों आजकल दिखाई देते हैं? अभी हम सब जो निर्मित कर रहे हैं वो क्या है? जॉइंट में कर रहे हैं। एक दिशा को क्यों खराब करें, एक ही साथ बना देते हैं। तो दक्षिण दिशा के या पूरब दिशा में, मतलब जहां भी आप एक जगह बना रहे हैं वहां पर ही जॉइंट कर दिया, हो गया। आपका स्नान गृह भी हो गया और शौचालय भी हो गया। लेकिन उसके लिए जो स्थान है वो कहाँ पर है? दक्षिण और नैऋत्य के बीच में स्थान दिया है, दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में।
तो उसके अनुसार हमें जो विधान है उसके अनुसार ही हमें निर्माण करना चाहिए। और उसी प्रकार नैऋत्य का हो गया, उसी प्रकार हम करते हैं। अभी हम बच्चों के लिए बहुत ही सोचते हैं, हर कोई बच्चों के बारे में सोचता है कि बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाए, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था है उनके पढ़ने के लिए व्यवस्था। हम पैसा खर्च कर देते हैं, कितना भी विद्यालय फीस है वो दे देते हैं, ट्यूशन के लिए भी दे देते हैं, कितना भी महंगी पुस्तकें हैं वो भी खरीद के दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जगह है उनके लिए उचित स्थान के लिए पढ़ाई के कक्ष की। तो उनके पढ़ाई का रूम कैसा, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस पर हम देते हैं, लेकिन बहुत कम ध्यान देते हैं। वही समस्या का मेन कारण बन जाता है। तो हमारा जो पढ़ने का स्थान है वो कहाँ पर रहना चाहिए? पढ़ने का स्थान है वह रहना चाहिए नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में। नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में रहना चाहिए। और उसमें भी जो आग्नेय कोण है और नैऋत्य कोण है, उस जो आपने एक कमरा बनाया पढ़ाई के लिए, उसमें पुस्तक वगैरह के लिए अलमारी वगैरह की व्यवस्था दोनों कोणों में नहीं करना चाहिए। उन दो कोण को छोड़ के आपके पास संपूर्ण रूम है, उस रूम में आप कहीं भी व्यवस्था कर सकते हैं और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार पूरब की ओर या उत्तर की मुख होकर आप कुर्सी, टेबल, मेज वगैरह लगा सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, देखिए, जाड्यम, जड़ता। जो बच्चा पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या है, उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन नहीं होने के अनभ्यास से ही उसमें क्या होता है, सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। यही कारण मिलता है। लेकिन हम अगर नैऋत्य से लेके पश्चिम दिशा में हम कोई भी कमजोर हो या कोई भी पढ़ने में बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला बालक हो, उसका कमरा वहां बनाते हैं हम, तो आपको उसका परिणाम अलग ही बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो इस पर हमें पढ़ने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पता ही चल गया। क्योंकि उससे क्या है, अगर दूसरी जगह, गलत जगह पर वो होगा तो बच्चा क्या है, अनभ्यास, अभ्यास नहीं करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, वो उसका चिंतन नहीं करेगा, तो उससे क्या आएगी, जड़ता ही आएगी। उसका मानसिक संतुलन सही से किस चीज को याद करना है, स्मरण करना है, वो उस समय याद नहीं आएगा। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए हमें सदैव नैऋत्य से लेकर पश्चिम के मध्य में ही हमें अध्ययन कक्ष का निर्माण करना चाहिए। हम देखें तो भोजन कक्ष, तो भोजन कक्ष के लिए आजकल तो देखिए हमारे पास समय नहीं है कि हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। लेकिन जो ऋषि मुनियों का चिंतन था कि आप एक साथ बैठकर भोजन करने से भी हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो क्या है, आपस में जो सदस्य होते हैं उनके विचारों का, उनके तेज का और उस भोजन का प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए पश्चिम दिशा में भोजन के लिए
व्यवस्था किया है ऋषि मुनियों ने, और उसका तो हम फॉलो करते हैं कि भोजन करते समय हमें क्या है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करने से सदैव बचना चाहिए। तो उसका तो हम सभी फॉलो भी करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर हम भोजन कक्ष का पश्चिम दिशा में रखते हैं तो उससे क्या है हमें गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वरुण देव हैं जो हमारे क्या है बहुत ही अच्छे से सहायक हैं, पाचन शक्ति की बहुत रक्षा करते हैं और पाचन शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। उसका प्रभाव हमें देखने पड़ता है। और जो शनि उस ग्रह के कारक हैं उनका संबंध किससे है? जो हमारी नस है ना, वो नर्वस सिस्टम से उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी जगह अगर हम कहीं और भोजन कर रहे हैं, विपरीत दिशा में बैठ के कर रहे हैं, तो आजकल देखने को मिल रहा है क्या कि छोटे छोटे बच्चों को आघात अटैक आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? ब्लॉकेज के कारण। तो वो सभी पर जो छोटी छोटी जो नसें हैं, हमारा बात का कारक कौन है? स्नायु का कारक शनि है। तो शनि के लिए ही वह स्थान वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने गवेषणा करके चिंतन करके स्थित किया है कि ये सही रहेगा इस काल के लिए। और वरुण देव के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि उनकी महिमा क्या है हमें स्वस्थ रखने में। उसी प्रकार हम वायव्य दिशा की बात करें तो वायव्य दिशा में यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वायव्य दिशा में हमें क्या है धन संग्रह के लिए रूम बनाना चाहिए, कमरा बनाना चाहिए। हाँ, तिजोरी इत्यादि या धान्य के लिए, मतलब पूर्व समय में तो क्या अन्न ही आपके पास पर्याप्त अन्न है, वही सबसे बड़ा धन है। तो ये धन संग्रह या भंडार मतलब धन संग्रह के लिए आपको वायव्य कोण में बना सकते हैं। उसके लिए ऋषि मुनियों ने आज की दृष्टि से भी सोच के किया, उन्होंने चिंतन करके भी हमें शोध करके भी प्रत्युत्तर दिया है और निष्कर्ष दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या है, हम वहाँ पर जल से संबंधित स्नान घर वगैरह चाहें तो उस दिशा में आप, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमारा जिस दिशा में हमें निर्माण करना है वहाँ पर हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं उचित नहीं रहती है, उसके परिवर्तन के अनुसार वहाँ पर स्नान घर वगैरह और बाथरूम वगैरह हम निर्माण कर सकते हैं वायव्य दिशा में। तो उससे वायव्य और उत्तर के मध्य में सदैव क्या बनाना चाहिए? जो हमारे युवा शादीशुदा पौत्र या संतान हैं, उनके लिए हमें सदैव वहाँ पर भवन का, उनके कक्ष का निर्माण करना चाहिए। उन्हीं का रूप वहाँ पर अच्छा रहे तो अच्छा रहता है। और उत्तर दिशा में हमें क्या है, अपना धन के लिए बनाना चाहिए। धन सेविंग के लिए हम व्यवस्था करते हैं ना, तो धन संग्रह के लिए हमें धन के लिए उचित व्यवस्था क्या है? पूर्व दिशा, वो उत्तर दिशा है। लेकिन उत्तर दिशा में यहाँ एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि उत्तर दिशा में अधिकांश हमारे जो बिल्डर्स हैं अलमारी वगैरह के लिए तो व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उसका मुख कर देते हैं दक्षिण की तरफ। वो कहाँ गलती होता है? वो गलती होता है क्योंकि आजकल तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। हाथ से कोई भी निर्माण नक्शा वगैरह कोई भी निर्माण नहीं करता है आजकल। तो सॉफ्टवेयर के अनुसार तो कैसे है जो ऋषि मुनियों ने बोला है
उसके अनुसार आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली चिंतन करने के बाद वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे हम ग्रह संसार हमें स्पष्ट करते हैं ना, तो उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है, वहाँ परिवर्तन उसमें भी दिखाई देता है। ग्रह स्पष्ट की तरह भवन निर्माण के नक्शे में भी हमें प्रतीत हो जाता है, वही है। तो उसके लिए हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अगर उत्तर दिशा में आप धन के लिए अलमारी वगैरह कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं तो उस मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आप वहां पर उत्तर दिशा बताया है तो उसमें ही आप परिवर्तन करके बना सकते हैं, लेकिन सदैव ध्यान रखना चाहिए उत्तर दिशा में निर्माण करना चाहिए, लेकिन उसका खोलने का मुख दक्षिण दिशा में नहीं रखें तो श्रेष्ठ होगा। उसका परिणाम भी फिर आपको दिखाई देगा। और दक्षिण दिशा में होगा तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो भी आपको अगर हम प्रैक्टिकली करें तो दिखाई प्रतीत होगा। तो ऐसा हमारा विधान ऋषि मुनियों ने बनाया है। और फिर आया हमारा ईशान कोण। अगर हमें फर्स्ट एड वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था करना है तो उत्तर और ईशान के मध्य में हम फर्स्ट एड वगैरह कुछ दवाएं रख सकते हैं। ऐसे सामान्य दवाएं होती हैं, वो दवाएं आप रखना चाहें तो उत्तर और ईशान के मध्य में रख सकते हैं। जहां पर बोलते हैं ना छोटे बच्चों का हम कमरा बना सकते हैं, लेकिन ईशान से बचना चाहिए। छोटे बच्चों का आजकल देखेंगे ईशान कक्ष में हमारे कई घरों में ऐसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर ईशान कोण में छोटे बच्चों का नहीं है। वहाँ से बचना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों का नकारात्मक प्रभाव आगे दिखाई देता है। उस समय तो नहीं देता है, आगे दिखाई देता है, इसलिए ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना है छोटे बच्चों के लिए कमरा, वो आप जो औषधि कक्ष है, औषधि के लिए कमरा है, उत्तर से ईशान के मध्य में वहाँ पर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसी प्रकार और मंदिर के लिए एक और उन्होंने दिया है उत्तर दिशा। बुद्ध जो जिस दिशा का स्वामी हैं और वरुण देव धन कुमेर जी उसके देवता हैं, उस दिशा के लिए उत्तर दिशा में भी अगर आपके घर में कुछ नहीं बन पा रहा है ईशान में, तो उत्तर दिशा में भी उनके लिए मंदिर की व्यवस्था आप कर सकते हैं कि वहां पर भी मंदिर बना सकते हैं। तो ऐसा हमारा ऋषि मुनियों ने एक सामान्य और सटीक योजना हमें दी है, लेकिन तो हम क्या है उसको उसके अनुसार चल भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, और कुछ परिस्थितियां भी हैं। उसका निर्णय तो सभी है, लेकिन वो कहाँ तक हम पालन करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार करें। तो ऐसी ऋषि मुनियों ने किया है कि पूर्वस्याम शीघ्र प्रोक्तम आगम्यस्याम स्यात् महानसम शयनम दक्षिणस्याम च नैऋत्याम आयुधाश्रयम। नैऋत्य में क्या होना चाहिए? आयुधाश्रय, यहाँ घर के स्वामी का कक्ष। भोजनम पश्चिमायाम, भोजन का होना चाहिए पश्चिमायाम, पश्चिम दिशा में होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक विधान बताया है, तो उसके अनुसार अगर हम ग्रह का निर्माण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उसी के तहत है कि अब हमारा ग्रह निर्माण तो हो चुका, एक समस्या और आ जाती है कि हाँ उसका लिए हो चुका, तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी वास्तुशास्त्र के अंदर, ज्योतिष के अंदर ग्रहों के अनुसार ऐसी योजना है कि हम उसका निराकरण कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबसे चलो घर तोड़ने की तो जरूरत नहीं है। मेन कारण है क्या है, देखिए हमारा जो घर बना हुआ है उसके अंदर छोटा
परिवर्तन तो हम कर ही सकते हैं। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। तो क्या है, देखिए हमारा जो तल है वो किधर ऊंचा होना चाहिए, किधर नीचा होना चाहिए, उसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है। अगर वह भी गलत हो गया तो हमारे ऊपर नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव आता ही रहता है। तो कैसे, तो उसका है कि जो हमारा पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा कैसा रहना चाहिए, नीचा रहना चाहिए। पूर्व दिशा हमें सदैव कैसा रहना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। जो फर्श हो या ऊपर बिल्डिंग हो, जो हमारा पूर्व दिशा है वो हमेशा हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो नीचा हो, या तो ऊपर हो या नीचा हो। नीचा मतलब, नीचे का मतलब है जो फर्श, और ऊपर का मतलब है जो हमारी छत पर जितना भी मतलब कितनी भी फ्लोर तल बने हो उसका है। तो पूर्व दिशा नीचा रहना चाहिए। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इसके विषय में कहा है, स्यात् पूर्णते नराणाम, हमेशा पूर्व जो नत है, तल है, वो क्या है, डाउन रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। और दक्षिण भाग तुंगे, तो शायद अगर हमारा दक्षिण भाग क्या है, ऊंचा होगा, तुंग मीन्स ऊंचा होगा, तो धन की दृष्टि से हमारे घर में धन की दृष्टि अच्छी रहेगी, धन आता रहेगा। तो हमें दक्षिण दिशा को क्या रहना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। और दक्षिण दिशा को क्या रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। उसी तरह हमारी जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, उसको भी हमें क्या रखना चाहिए, उत्तर दिशा को भी नीचे ही रखना चाहिए। दक्षिण को ऊंचा रखना चाहिए, पश्चिम को ऊंचा रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दो दिशा बचा, कोण तो उसमें आ ही रहे हैं, दो दिशा बचा, कौन सा, पूर्व और उत्तर, ये हमें सदैव नीचे रखना चाहिए। चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, या हम पानी की टंकी रखते हैं या कुछ और निर्माण करते हैं घर के ऊपर डिजाइन के लिए, कुछ के लिए भी, लेकिन इसमें या फिर बराबर रखना चाहिए, ना तो ऊंचा नीचा, समांतर रखना चाहिए। ऐसे ही फर्श, तो उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। अगर हमने उसी प्रकार जो फर्श है हमारा, अगर हमने क्या है दक्षिण की तरफ नीचा फर्श कर दिया, हमारे ढलान कहाँ कर दिया, दक्षिण की तरफ कर दिया, फिर देखिए आपके घर में आपके लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं। चारों तरफ आप जहां काम करने जाएंगे वहां पर भी कलेश रहेगा, घर में भी कलेश रहेगा, तरह तरह की समस्याएं आएंगी। इससे क्या है, पूरा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। तो ऐसे ही इसका विधान है, उसके अनुसार हमें ढलान महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे ही हमें हमेशा सदैव, तो बराहमीर जी ने उसके लिए बोला है प्राग पूर्णते नराणाम, जो प्राग पूर्णते नराणाम, जो प्राग मीन्स पहले पूर्व दिशा, क्या हुआ, अगर ऊंचा हुआ, हमने पूर्व दिशा ऊंचा कर दिएगा, क्या होगा, हमारी संतान के लिए समस्या आएगा और धन के लिए समस्या आएगा। और
आप देख भी सकते हैं, अगर हमारे आसपास में आप प्रतीत कर सकते हैं, ऐसा आपको मिले कि जिसका पूर्व दिशा घर का ऊंचा है, तो उसके लिए धन से संबंधित और संतान से संबंधित समस्याएं 100% आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे ही उत्तर दिशा के लिए बरामीर जी ने बोला है कि अगर उत्तर दिशा भी क्या है, ऐसा है, ऊंचा है, तो धन से संबंधित समस्याएं रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण उन्होंने एक दिया है कि अगर घर में सफाई नहीं रहती है तो पुत्र संतान के लिए समस्या होगी। हमारा घर है, उसमें अच्छे से अगर सफाई नहीं होगी तो संतान से संबंधित समस्याएं अवश्य प्रतीत होंगी। ऐसा भी बरामीर जी ने किया है। तो घर की सफाई भी हमें उसी के अनुसार करनी चाहिए। तो इस प्रकार एक वास्तुशास्त्र का और ज्योतिष का आपस में संबंध है। तो उसी अगर हम दोनों का आपस में ग्रह स्पष्ट करने के बाद या अच्छी तरह से हम वास्तुशास्त्र का ऐसे ही निर्माण करते हैं, तो उसके अनुसार हम दोनों रिजल्ट एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों अलग नहीं आपको होगा। आप एक साथ अपना घर का मैप रख लीजिए और एक साथ अपना किसी भी का, बच्चे का या अपना कुंडली रख लीजिए। दोनों का वर्णन उस समय के अनुसार, इष्ट दिन के अनुसार कीजिए और आपको दोनों का प्रतीत होगा। सामान्य एक ही रिजल्ट निकलेगा, परिणाम एक ही निकलेगा। तो ऐसा बहुत विधान है, ऋषि मुनियों ने बताया है। धन्यवाद। और आपकी जो कुछ समस्या है वो मुझे बताइएगा। मकान मेरा उज्जैन में है जी, और मैं नौकरी भोपाल में करता हूँ जी। तो क्या उज्जैन के मकान का असर मुझे भोपाल में पड़ेगा? जी जी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर निर्माण किया, घर आपका है। अगर मैं वहाँ बाई चांस रह रहा हूँ ना, अगर मैं आपके लिए किराया देता हूँ तो मैं उस प्रभाव से बच सकता हूँ। और उसमें जो मैं पुण्य कर्म वगैरह पूजा पाठ करूँगा, वो परिणाम मुझे प्राप्त होगा। ठीक है।